नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आज पार्ट 3 धातु एवं अधातु से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर इसी पार्ट से संबंधित बहुत सारी वीडियो डाली है, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने हुए हैं वो हमारी इस वीडियो को भी कंटिन्यू देखें, क्योंकि अब हम अपने पार्ट नंबर 3 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की, कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। सबसे पहले तो हमें एक प्रश्न का जवाब ये देना है, एक उदाहरण देना है। दूसरी बात, और इसी के अंदर दूसरा प्रश्न है कि थर्मिट प्रक्रम यानी कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, और इस अभिक्रिया यानी कि इस प्रक्रम का रासायनिक समीकरण भी हमने लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। सबसे पहले धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, देखिए जैसे सोडियम है, यदि उसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएगी, सोडियम एक आपकी धातु है, और यहां पे वाटर की बात करें, H2O की बात करें, वो जल है, तो ये बन गया आपका धातु ऑक्साइड। क्या बन गया? धातु ऑक्साइड बन गया। प्लस में हाइड्रोजन जो गैस है वो आपकी उत्पन्न होती है। तो यहां पे आपने लिखना है कि धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, और धातु ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। इसके बाद इसका उदाहरण हमने देख लिया कि ये सोडियम है, और सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया हुई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि थर्मिट प्रक्रम क्या है। थर्मिट प्रक्रम की यदि हम बात करें तो एक और बात यहां पे मैं भूल गया हूं कि अधिक क्रियाशील धातुएं जो होती है ठंडे जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जो भी हमारे पास अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कम क्रियाशील धातु जो होती है वो गर्म जल के साथ यानी कि भाप के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड अथवा धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड प्लस में धातु ऑक्साइड बनाती है। इसके बाद हमने जो ये पार्ट नंबर 2 है, थर्मिट प्रक्रम क्या होता है, और इसका एक रासायनिक समीकरण लिखना है कि थर्मिट अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब हमने पार्ट नंबर 1 में आपको समझाया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि जब उत्पाद का निर्माण होता है तो उस दौरान जो होती है ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो थर्मिट अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम को अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो एल्यूमिनियम होता है ना, उसको अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो आयरन ऑक्साइड को आयन में अपचायित कर देता है। देखिए यहां पे देखिए क्या कह रहा है, जो ये आयरन ऑक्साइड है, जब हम इसमें एल्यूमिनियम का अपचायक करेंगे यानी कि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जोड़ देंगे इसमें से हटा करके, तो वह क्या करेगा? आयन को, यानी कि जो आपका आयरन ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन हट जाएगी और वो बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन बाहर निकल जाएगा। इस क्रिया के दौरान बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है, जो अपचित लोहे को पिघली हुई अवस्था में प्रदान करती है। देखिए, वैसे जो ये एग्जाम्पल दे रखा है ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे रखा है। इसका उपयोग जो टूटी हुई पाइपलाइन होती है या टूटे हुए गाटर होते हैं उनको जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले उस चीज जैसे कि कोई लोहा होता है या एल्यूमिनियम होता है उसको नरम किया जाता है, और फिर उस पर जो जैसे हम टांके लगाते हैं उस तरह का कार्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जिंक का आयरन सल्फेट के विलयन में जो जिंक होता है
उसको आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा, और इसकी आपने रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। देखिए जिंक जो होता है आयरन सल्फेट के विलयन से, जो जिंक होता है वो आयरन सल्फेट के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। यहां पे लिखना पड़ेगा विलयन में से आयरन को विस्थापित कर देता है, ये थोड़ा सा इरेज हुआ है, तथा जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट। जैसे कि उदाहरण दिया है कि जिंक को जब हम आयरन सल्फेट के अंदर डालेंगे तो वो जिंक सल्फेट बनाएगा, प्लस में जो आयरन है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये आपकी जो है विस्थापन अभिक्रिया है। इसके कारण आयरन सल्फेट का हरा रंग समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? आयरन का जो हरा रंग होता है वो समाप्त हो जाता है और विलयन जो है रंगहीन यानी कि कलरलेस हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो यहां पर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर, पहला है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर, और इस प्रक्रम यानी कि इस अभिक्रिया को हम गैल्वेनीकरण यानी कि यह सद लेपन कहते हैं। दूसरा लोहे पर पेंट करके, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं लोहे पर तेल या ग्रीस करके हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल के से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और 2 धातुएं ऐसी बतानी हैं जो उसको विस्थापित नहीं करती। देखिए सबसे पहले धातुओं की स्क्रियता श्रेणी हमने पढ़नी पड़ेगी। देखिए जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती है, जो स्क्रियता श्रेणी अभी आगे आएगी, कि जो धातुएं स्क्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है वे तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, जैसे जिंक है, आयरन है। लेकिन वे धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे है यानी कि स्क्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, वे कभी भी उसको हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें हमने बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे जिंक और आयरन है, वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है, लेकिन कॉपर है, और यदि हम बात करें लेड की या फिर हम बात करें गोल्ड की या सिल्वर की, वे जो है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए वह उसको विस्थापित नहीं कर सकती। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित तत्वों में से धातुओं को और उपधातुओं को पहचानिए। सबसे पहले तो आपको धातु और उपधातु के बारे में बताऊंगा। धातुएं वे होती है जो अपने आउटर मोस्ट सेल में यानी कि जो आप अपने बाहरी कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन शो करती है यानी कि दर्शाती है, उसे हम धातुएं कहते हैं। यानी कि जो धन आयन बनाती है उन्हें धातुएं कहते हैं। लेकिन उपधातुएं क्या होती है? जो धातु का भी और अधातु का भी व्यवहार उत्पन्न करती है, यानी कि दोनों ही कंडीशन उनमें होती है। तो धातुएं हमारी सोडियम और लिथियम है, और उपधातुएं हमारी सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ये हमारी उपधातुएं होती हैं। प्रश्न नंबर 6 में ये कह रहा है मिश्र धातु और अमलगम में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए दोनों के अंदर ही 2 या 2 से अधिक धातुएं होती है, लेकिन यहां पे अमलगम की बात करें तो यह धातुओं या अधातुओं का समभागी मिश्रण होता है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर मरकरी प्लस में धातु होती है, उसे हम अमलगम कहते हैं। और मिश्र धातु अमलगम हो सकती है और नहीं भी हो सकती। उदाहरण के लिए जैसे स्टील की बात करें, आयरन और कार्बन की बात करें तो ये मिश्र धातु है। और देखिए यहां देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ये यहां पे आएगा आपका मिश्र धातु और ये आपका आएगा अमलगम। तो यहां देखिए मिश्र धातु
और अधातुओं का समांगी मिश्रण होता है, और इसमें हमारी स्टील है और क्या कहते हैं कांसा है, पीतल है, ये सभी धातुएं मिश्र धातु के अंदर आती है। लेकिन अमलगम में इसमें एक मरकरी और एक अन्य धातु का समांगी मिश्रण होता है, और सभी अमलगम मिश्र धातु होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम अमलगम सोडियम एवं मरकरी की मिश्र धातु होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, देखिए ये वैसे हमने कई बार करा दिया कि अघातवर्धता, तन्यता के सुचालक, ऊष्मा एवं विद्युत और धावनिक, ये सभी चीजें जो है धातुओं के भौतिक गुण हैं। देखिए अघातवर्धता क्या होता है? धातु का वह गुण जिसमें धातु को पीट पीट कर पतली एवं लंबी चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम अघातवर्धता कहते हैं। इसके बाद तन्यता की बात करें तो धातु का वह गुण जिसमें धातु को एक लंबी तार के रूप में खींचकर पतली तार बनाई जा सकती है, उसे हम तन्यता कहते हैं। जैसे सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। देखिए विद्युत की ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक, यदि बात करें धातुएं जो होती है विद्युत की या ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, लेकिन अधातुओं की बात करें तो वह विद्युत की कुचालक धातुएं होती है। क्यों ये अच्छी सुचालक होती है? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन संतृप्त होते हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण भी कणों के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु में हो सकता है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, ये सभी चीजें ऊष्मा की अच्छी सुचालक धातु है। देखिए अब धावनिक की बात करते हैं। धावनिक धातुएं जब किसी कठोर तल से टकराती हैं तो घंटी की तरह आवाज उत्पन्न करती हैं, तो इसको हम धावनिक गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि चांदी, एल्यूमिनियम या अन्य कुछ धातुएं होती है जो धावनिक गुण प्रदर्शित करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में अभिक्रियाशील धातुओं को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी क्रियाशील धातु है जब उसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। देखिए ये हमने पाठ नंबर 2 में भी पढ़ा था कि कोई भी जब धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। यहां पे देखिए आयरन के साथ यदि हम ये सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा, इसके अभिक्रिया कराते हैं। देखिए आयरन प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल और आयरन सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे आपका जो धातु की किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, हमने किसके साथ की है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखना आपने तनु सल्फ्यूरिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करनी है, क्योंकि ये गलती से हाइड्रोक्लोरिक लिख दिया होगा। तो अभिक्रियाशील धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं जल में विलय होने पर भी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों ऐसा है? ठोस में होने पर नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं है? देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें धनायन और ऋणायन प्रबल विद्युत बल से बंधे होते हैं। देखिए जो जैसे हम बात करें NaCl की, तो इसमें जो NaCl है, Na पे प्लस और Cl पे नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन होता है, ये धनायन है और ये ऋणायन है। यानी कि जब ये आयनिक यौगिक है तो इनके अंदर जो बीच में जो बल होता है, आयनिक आबंध बनता है, इनके अंदर क्या बनता? आयनिक आबंध बनता है, और जिस कारण जो ठोस अवस्था में इनमें आयन संतृप्त रूप से गति नहीं करते। अब ये कहना चाह रहा है कि यदि ये आपके विलय के रूप में है तो इनके अंदर जो ये आयंस है वे क्या रहेंगे? संतृप्त रहेंगे। लेकिन जो आपके ठोस अवस्था में है, यदि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो उनके आयन संतृप्त नहीं होंगे। तो यही कारण है कि जलीय विलयन में
यौगिकों के आयन अधिक संतृप्त होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ऐसा नहीं होता। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। भाप के साथ आयरन, देखिए ये हमारा आयरन है, इसमें हमने भाप के साथ, भाप यानी कि जल होता है, गर्म जल होता है, उसके साथ अभिक्रिया करनी है, तो आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसके बाद जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की, देखिए ये जल है, यहां पे कैल्शियम लिख दिया हमने, यहां पे पोटेशियम लिख दिया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये आपके हरियाणा बोर्ड के पेपर में बहुत ही बार आता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। देखिए ये अभ्यास के अंदर भी है, खनिज कि ऊपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व जिससे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, धातु को निकालते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। अयस्क की बात करें, जिन खनिजों से धातुओं को प्राप्त करना आसान हो, सुविधाजनक हो और हमारे लिए लाभदायक हो, उसे हम अयस्क कहते हैं। और तीसरी चीज होती है गैंग। गैंग क्या होती है? अयस्कों के अंदर अवांछनीय अशुद्धियां जैसे कि बालू, चट्टान, मिट्टी के कण, चूना, पत्थर, ये सभी चीजें होती हैं, उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? गैंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, खनिज और अयस्क में अंतर। वैसे तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि खनिज क्या होते हैं, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु एवं उनके यौगिक पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर पट्टी में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसके अंदर धातु के कण और कुछ अन्य यौगिक पाए जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। अयस्क वे होते हैं जो खनिज या जिन खनिजों में धातुओं को प्राप्त करना आसान हो, सरल हो या सुविधाजनक हो, उसे हम अयस्क कहते हैं। इसके बाद खनिजों में धातुएं कम मात्रा में पाई जाती हैं, अयस्कों में धातुओं की मात्रा अधिक पाई जाती है, और अयस्क खनिज नहीं होते लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्क्रियता श्रेणी की कि स्क्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो स्क्रियता श्रेणी वह श्रेणी यानी कि वह सूची होती है जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि सबसे पहले अधिक क्रियाशील तत्वों को सबसे ऊपर रखा जाएगा, जैसे कि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, और फिर उसके बाद जो उससे कम क्रियाशील तत्व है उसको रखते जाएंगे, और अंत में सबसे कम क्रियाशील तत्व को रखेंगे जो कि सबसे अधिक कम क्रियाशील तत्व वह है सोना। देखिए ये स्क्रियता श्रेणी दे रखी है, ये हमारा पोटेशियम है। इसके बाद हम बात करें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड। और यहां पे हाइड्रोजन आपको दे रखा है, हाइड्रोजन से ये जो नीचे दे रखे हैं ये कम क्रियाशील तत्व है। अभी एक प्रश्न आया था कि हाइड्रोजन से पहले वाले तत्व विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है तो वे विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। इसके बाद इस श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं है वे अधिक क्रियाशील है, और जो नीचे की तरफ है वे कम क्रियाशील धातु है। इसके बाद अमलगम पर नोट लिखना है। देखिए अमलगम हम कई बार बता चुके हैं, डिफरेंस में भी आया था कि पारा जो धातु होती है, यानी कि जो मरकरी आपकी धातु होती है, उसमें कोई अन्य धातु का जो मिश्रण होता है, अन्य धातु का जो मिश्रण होता है उसे हम अमलगम कहते हैं। जैसे कि मरकरी में चांदी मिलाने से हम अपने दांतों की भराई कराते हैं, और मरकरी के अंदर टीन भी मिलाया जाता है, जिंक भी मिलाया जाता है, तो ये दांतों के छिद्रों को भरने में काम आते हैं। तो ये सभी चीजें जो है अमलगम है वो डेंटिस्ट बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट को दांतों के छिद्र भरने में अमलगम की बहुत ही ज्यादा मदद चाहिए होती है। इसके बाद ये अंतिम प्रश्न है कि वर्जन और निस्तापन में क्या अंतर होता है। वर्जन का मतलब होता है कि जो अयस्कों को, जो सांद्रित अयस्क होते हैं
वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना वर्जन कहलाता है। यानी कि किसी भी अयस्क को उसके गलने वाले गलनांक तक पहले गर्म किया जाता है, उसे वर्जन प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। और निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि यह उपस्थिति में होता है, यह अनुपस्थिति में होता है। सीमित उप मात्रा में गलनांक से कम ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। निस्तापन का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है और वर्जन का उपयोग जो होता है सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। तो यहां पे देखिए ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहां पे लिखना आपने जो है वर्जन, यहां पे लिखना आपने निष्पादन, ये वाला पॉइंट इधर लिखना है और ये वाला पॉइंट इधर लिखना है, ऐसे करके लिखना है। वर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 है, ये वर्जन वाला पॉइंट इस तरफ लिखना है और निस्तापन वाला पॉइंट इस तरफ लिखना है। देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही कराएंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। थैंक यू।